नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो है ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी अगले चैप्टर को देखेंगे और आज का चैप्टर का टॉपिक दे रखा है कनाडा। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो कनाडा देश के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है भूमि संसाधन को पढ़ेंगे, वहाँ के क्लाइमेट को पढ़ेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ के संसाधन है जो कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से संसाधन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए परिभाषाएं दे रखी हैं कुछ। तो पहला दे रखा है दंतुरित तट रेखा। ठीक है, दंतुरित तट रेखा। तो दंतुरित तट रेखा क्या होती है? जो तट रेखा एकदम सीधी ना होकर के क्या होती है, हल्का कटी फटी ऐसे होती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, दंतुरित तट रेखा। तो वही लिखा हुआ एक लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा जिसमें क्रमशः अनेक छोटी छोटी संकरी खाड़ियां और अंतरीप होते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे, दंतुरित तट रेखा बोलेंगे। तो आप देखेंगे खाड़ी है ये, तो संकरी खाड़ी होती है और अंतरीप होते हैं, तो उसी से मिलके क्या बनती है, दंतुरित तट रेखा बनती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था, पूरे महाद्वीप के रूप में। फिर उसके बाद हमने यूएसए को देखा। अब हम इसमें देखेंगे कनाडा देश के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कनाडा और जो होता है, कनाडा कहाँ फैला हुआ है आपका, तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है पूरा देश। तो वही लिखा हुआ है कनाडा जो है उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग में फैला है। इसमें जो अलास्का हो गया और ग्रीनलैंड जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अलास्का पे किसका अधिकार है, यूएसए का यानी कि अमेरिका का है। और जो ग्रीनलैंड है उस पर किसका अधिकार है, उस पर है डेनमार्क। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड पे जो है किसके अधिकार है या फिर ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में ये है। रूस के बाद यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, देश है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। सेकंड नंबर पे आपका कनाडा आता है, थर्ड नंबर पे आपका चीन आता है और चौथे नंबर पे आता है आपका अमेरिका। फिर यह पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर से लेकर जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर तक के फैला है। उसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक सागर है, यानी कि जो कनाडा है उसके नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको, आर्कटिक सागर मिलेगा। पूरब में क्या मिलेगा, अटलांटिक महासागर मिलेगा और पश्चिम में क्या मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर मिलेगा। तो आप अगर मैप देखेंगे तो मैप में आपको क्लियर हो जाएगा। दक्षिण में कौन है इसके, है तो दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण में कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका पड़ता है। कनाडा के मानचित्र में आप इसको जो है अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाई देगा। फिर इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को ज्ञात कीजिए। मैप में आप देखिए कि इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, देशांतरी विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये कनाडा के जो उत्तरी भाग में क्या है, अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। तो जो आप मैप में देखेंगे तो कनाडा के जो उत्तरी हिस्सा है, तो वहाँ पे क्या है, अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। और कनाडा की जो तटरेखा है बहुत ही दंतुरित है। तो हमने अभी देख लिया था कि दंतुरित क्या होती है, जो कटी फटी रेखा होती है ऐसे बहुत जिग जैग टाइप की, उसी को ही क्या बोलते हैं, दंतुरित तट रेखा। चलिए अब इसका हम भौतिक लक्षण देख लेते हैं। तो भौतिक लक्षण में जो है कनाडा को जो है तीन प्रमुख भौतिक लक्षणों में इसको बांटा जाता है। पहला कौन सा है, कनाडियन शील्ड। तो कनाडियन शील्ड जहाँ पे हमने देखा था लास्ट टाइम, जो हमने पहला पढ़ा था उत्तरी अमेरिका का जो है भौतिक परिवेश पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कनाडियन शील्ड पे जो है मुख्य रूप से कनाडा देश फैला हुआ है। फिर आंतरिक मैदान, तो ये बीच का हिस्सा होगा जो निम्न होगा। और फिर इसके पश्चिम में क्या मिलेगा आपको, कार्डिलेरा प्रदेश। तो कार्डिलेरा से आप परिचित होंगे पहले ही। कार्डिलेरा क्या होते हैं, जो पर्वत श्रेणियां होती हैं, अगर वो समानांतर क्रम में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां ऐसे फैली हुई होती हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा बोलते हैं, कार्डिलेरा प्रदेश। अब हम बारी बारी से तीनों का डिस्कस करेंगे। पहले हम कनाडियन शील्ड को डिस्कस करेंगे, फिर आंतरिक मैदान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कार्डिलेरा प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कनाडियन शील्ड को। तो यह शील्ड जो है कनाडा के अधिकतर उत्तरी भाग पे ये क्या है, फैला हुआ है। ठीक है,
उत्तरी भाग में जो है फैला हुआ है। और ये किससे बनी हुई है? तो शील्ड जो भाग होता है बहुत ही प्राचीन है वो, और कठोर चट्टान से बना हुआ है। तो वही लिखा, प्राचीन कठोर चट्टानों से बना यह एक नीचा पठारी क्षेत्र है। तो कैसा है ये? पठारी भाग है ये। यह कनाडा का जो है सबसे बड़ा और प्राचीनतम भौतिक लक्षण है। तो आकार में सबसे बड़ा है क्योंकि पूरा जो कनाडा है लगभग इसी में फैला हुआ है, और पुराना भी है इसलिए प्राचीनतम है। इसका उत्तरी भाग जो है प्रायः वर्ष भर हिम और बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि आपको पता है इसके उत्तर में क्या है, आपका उत्तरी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव पे इतना ज़्यादा तापमान कम होता है जिससे जो है यहाँ का जो जल है वो बर्फ़ के रूप में जमा रहता है, और उसके प्रभाव में इसके आसपास का जो क्षेत्र है बहुत ही ठंडा रहता है, और स्थल भाग पे भी है, इससे बर्फ़ की एक चादर सी बन जाती है। फिर इसके दक्षिणी भाग में क्या है? शंकुधारी वृक्षों वाले वन हैं, यानी कि जो कोनीफेरस होते हैं पेड़, वो वन पाए जाते हैं, यानी कोनीफेरस फॉरेस्ट इसके दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। फिर इस प्रदेश में क्या है? अनेक झीलें और दलदल हैं। ठीक है, इस प्रदेश में क्या है? अनेक झीलें पाई जाती हैं और दलदली क्षेत्र है ये। यहाँ खेती करना संभव नहीं है क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी रहती है, और प्लस क्या झीलें हैं, दलदली क्षेत्र है, तो सूखा क्षेत्र नहीं है, दलदली क्षेत्र है, इसकी वजह से यहाँ पे खेती करना संभव नहीं है। लेकिन कनाडियन शील्ड क्या है? धात्विक खनिजों, तो यहाँ पे धातुएं जो है पाई जाती हैं, जैसे हो गए सोना हो गया, चांदी हो गया, निकल है, इनसे बहुत संपन्न है। यानी कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, मिनरल के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखिए जो कनाडियन शील्ड है उसके दक्षिणी भाग में क्या है? तो इस शील्ड के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियां हैं। कनाडा के लगभग 60% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इन निम्न भूमियों में ही रहती है। कनाडा का यह सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश है क्योंकि यहाँ पे जो है निम्न भूमि का क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं, समतल मैदान होते हैं, उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है नदियों के माध्यम से। तो जो यहाँ पे जनसंख्या मुख्य रूप से इसी भाग में निवास करती है। इस प्रदेश में जो है खेती के लिए बड़े बड़े खेत, डेयरी फार्म तथा फलों के क्या है बाग हैं। फिर सेंट लॉरेंस जो है कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो सेंट लॉरेंस जो नदी है वो कनाडा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इस प्रदेश को जल प्रदान करती है। यह ग्रेट लेक्स से निकलकर जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेंट लॉरेंस नदी है वो कहाँ गिरती है? तो अटलांटिक महासागर में जो है गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? यह संसार के सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। यानी कि जो सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जो नेटवर्क है ये जो है विश्व के सबसे ज़्यादा बिजी जलमार्गों में से एक है। कनाडियन शील्ड के पूर्व में क्या है? लेब्राडोर का प्रायद्वीपीय पठार है। तो आपने लेब्राडोर करंट यानी कि लेब्राडोर जलधारा के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ठंडी जलधारा है, तो वो इसी प्रायद्वीप के नाम पे रखी गई है, लेब्राडोर प्रायद्वीप, क्योंकि यहाँ पर ही इसी प्रायद्वीप के पास से होकर के वो निकलती है धारा, जलधारा, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? लेब्राडोर जलधारा नाम रखा गया। फिर ये पठार जो है वास्तव में अपलेशियन पर्वतों के ही विस्तार हैं। तो आपने जो अमेरिका का पढ़ा था भौतिक प्रदेश, तो वहाँ पे हमने देखा था अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन जो पर्वत हैं उसी का क्या है? ये विस्तार है। अब यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए एक बार कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा आपका मैप है कनाडा का। तो कनाडा का जब उत्तरी हिस्सा देखेंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा? इस तरह का दिखाई देगा ये। ठीक है, और ये बहुत ही कटा फटा है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड है बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे एक मुख्य रूप से विक्टोरिया द्वीप है। ठीक है, बैफिन द्वीप यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, और बैफिन की खाड़ी यहाँ पे मिलेगी, यानी कि कनाडा के उत्तर पूर्व में पड़ता है ये बैफिन की खाड़ी। फिर लेब्राडोर का पठार जो है, तो ये वाला एरिया जो है क्या है? लेब्राडोर का पठार है ये। हडसन की खाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पे हडसन नदी आकर के गिरती है, इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? हडसन की खाड़ी। फिर ग्रेट बियर यहाँ पे झील दिखाई देगी आपको उत्तरी भाग में। मैकेंजी नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, ये मैकेंजी नदी देखिए आप, तो कहाँ जाके गिरेगी? आर्कटिक सागर में जाके गिरती है ये।
फिर ग्रेट स्लेव झील यहाँ पे दिखेगी, अथाबास्का झील यहाँ पे मिलेगी। अथाबास्का झील जो है यहाँ पे यूरेनियम के भंडार भी पाए गए हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी अथाबास्का झील। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, विनिपेग झील मिलेगी, ठीक है। और कनाडियन शील्ड का आपको एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका कनाडियन शील्ड है। ये मुख्य रूप से जो है पूरे कनाडा के लगभग आधे से अधिक भाग पे ये फैला हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ये पता चल ही है पहले से ही कि यहाँ पे क्या ग्रेट लेक्स हैं, जहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए और कनाडा के जो है सीमा पर है ये। तो यहाँ पे सुपीरियर लेक हो गई, मिशिगन लेक हो गई, ह्यूरन लेक हो गई, इरी लेक हो गई, ओंटारियो झील हो गई, ठीक है। और सेंट लॉरेंस नदी यहीं से निकलती है और जाकर के ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये आप देख रहे होंगे सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से जो है आप इन झीलों में जो है जा सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बिजी रूट है ये। यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, व्यस्त मार्ग है ये। चलिए अब हम देख लेते हैं आंतरिक मैदान को देख लेते हैं। तो कनाडियन शील्ड के बाद हम देख रहे हैं कि आंतरिक मैदान के बारे में देखेंगे। तो आंतरिक मैदान जो है कनाडियन शील्ड के दक्षिण पश्चिमी में, ठीक, दक्षिण पश्चिमी में आंतरिक मैदान है। इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो आपने इससे पहले जो हमने अमेरिका का देखा था निम्न भूमि का क्षेत्र, तो उनको भी प्रेरी ही कहते हैं, उसी का ही ये भाग है। ये मैदान प्रायः कैसे समतल हैं, लेकिन रॉकी पर्वतों की ओर इनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। ये बहुत ही उपजाऊ हैं और प्रेरी के मैदान जो हैं गेहूं की उपज के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो गेहूं की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसी के लिए ये प्रेरी के मैदान जो हैं फेमस हैं। इसके कुछ भागों में क्या है, पशुपालन भी किया जाता है। यह कुछ खनिज संसाधनों जैसे सोना पाया जाता है, पेट्रोलियम हो गए और कोयला में भी संपन्न है। यानी कि जो निम्न भूमि का क्षेत्र है ये, इसमें सोना, पेट्रोलियम और कोयले के भी निक्षेप पाए जाते हैं। यह आंतरिक मैदान जो है बड़ी तेजी से कनाडा का जो है सबसे अधिक समृद्ध भाग बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे संसाधन है, इसलिए यहाँ पे जो है जनसंख्या आके रुकी है, रहती है और तेजी से विकास कर रही है। इसलिए यह कनाडा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। अब तीसरा जो भाग है जो भौतिक प्रदेश में, वो क्या है, कार्डिलेरा प्रदेश। तो कार्डिलेरा प्रदेश कहाँ मिलेगा आपके, तो कनाडा का जो पश्चिमी हिस्सा है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कार्डिलेरा प्रदेश। तो कार्डिलेरा प्रदेश में क्या है, कनाडा के जो पश्चिमी भाग में फैली पर्वत श्रेणियाँ और पठार सम्मिलित है। नहीं, पर्वत श्रेणियाँ हो गए, पठार हो गए, तो इसी भाग में आता है ये। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है क्रमशः रॉकी पर्वत, फिर पठार और तटीय श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, रॉकी पर्वत मिलेगा, फिर पठार मिलेगा और फिर क्या तटीय क्षेत्र यानी कि मिलेगा आपको। यह प्रदेश भी जो है संसाधनों में क्या है, खनिज और जल विद्युत में संपन्न है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं जलवायु और वनस्पति इस क्षेत्र में कैसी पाई जाती है। तो कनाडा की जो जलवायु है आपको अंदाज़ा लग गया होगा कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में है ये, उत्तरी ध्रुव से नज़दीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी, बहुत ही ठंड होगी, ठीक है। तो कनाडा का जो अधिकांश भाग है वो 50 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में पड़ता है, ठीक है। अतः यहाँ की जलवायु कैसी है, सामान्यतः ठंडी है। यहाँ शीत ऋतु कैसी होगी, लंबी होगी, यानी लंबे समय तक ठंडी रहेगी और बहुत ही ठंडी होती है, यानी कि कठोर जलवायु है यहाँ की। फिर ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, छोटी हो गई। जब शीत बड़ी हो गई तो ग्रीष्म छोटी हो जाएगी और शीतल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती यहाँ पर है। फिर विषुवत वृत्त से दूरी तथा स्थलाकृति दोनों ही कारक यहाँ के तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कनाडा का जो उत्तरी भाग जो है सामान्यतः कैसे हिम और बर्फ से क्या होता है, ढका रहता है। शीत ऋतु में क्या उत्तर से ठंडी पवनें चलती हैं। तो आपको पता है जो शीत ऋतु में जो है ध्रुवीय पवनें चलेंगी ऐसे, ठीक है। तो पूरे कनाडा के मैदान जो है पूरा उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, बर्फ की चादर से ढक देगा। तो वही लिखा है, इन पवनों के साथ साथ प्रायः सूक्ष्म हिमकण तथा कभी कभी बर्फ कण भी उड़ते रहते हैं। यानी कि यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, इधर ध्रुवीय पवनें चलती हैं, उनमें जो है बर्फ के कण भी आते हैं। फिर इस प्रकार के तूफानी मौसम में क्या है, थोड़ी दूर पर स्थित
वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ती, यानी जो बर्फबारी के साथ हवाएं चलती हैं तो बहुत ही विजिबिलिटी यानी जो दृश्यता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई वस्तु है तो वो भी दिखाई नहीं देती है। बहुत तेज और अत्यंत ठंडी पवनें जिसके साथ हिमपात भी होता है उसको क्या बोलते हैं, बर्फानी तूफान कहलाता है। ठीक है, तो बर्फानी तूफान आपको समझ में आ गया होगा नाम से ही कि बर्फ भी है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। कनाडा के जो प्रशांत महासागर के तट पर जो है तापमान में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो महासागर का क्षेत्र होता है, महासागर की खास बात क्या होती है, महासागर का जल जो होता है ना तो जल्दी गर्म होगा ना ही जल्दी ठंडा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ की जो जलवायु होती है उसके तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसलिए जो है वहाँ का जो है तापमान क्या होगा, एक जैसा ही बना रहेगा लगभग, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है केवल। यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु कैसी रहती है, शीतल रहती है, और शीत ऋतु कैसी होती है, मृदुल होती है। कहाँ की बात हो रही है, प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है। फिर कनाडा के जो पश्चिमी भाग की जलवायु जो है वो पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मृदुल है। ठीक है, तो यानी जो पश्चिमी भाग की जलवायु जो है वो पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मृदुल है। और जिसका कारण क्या है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो यहाँ के तटीय भागों को क्या करती है, उष्ण रखता है यानी गर्म। यानी यहाँ पे जो जलधारा चलती है जो कि गर्म जलधारा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। फिर पछुआ पवन क्या है, इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा करती हैं, यानी जो कनाडा का क्षेत्र है वहाँ पे जो है पछुआ पवनें चलती हैं और उससे यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या होती है, बारिश होती है। फिर देख लेते हैं कनाडा की जो मुख्यतः जो वनस्पति पेटियां हैं वो टुंड्रा पाई जाएगी। टुंड्रा क्या होती है, जहाँ पे जो है केवल काई है, लाइकेन है, मांस है, केवल वही पाया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद टुंड्रा हो गया। फिर टैगा यहाँ पे लिखा दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये टैगा होगा। ठीक है, टैगा, टैगा में कौन से मिलेंगे, जो कोणधारी वन होते हैं, कोनीफेरस वन होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, प्रेरी। तो 3 तरह की वनस्पति मुख्य रूप से मिलती है। फिर कनाडा का जो उत्तरी वृक्ष विहीन प्रदेश क्या कहलाता है, टुंड्रा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, केवल क्या होता है, मांस होता है। मांस एक वनस्पति का नाम है, ये लाइकेन पाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मांस हो गया, लाइकेन हो गया, और क्या मिलता है यहाँ पर, काई। ठीक है, यही जो है ठंडे प्रदेशों में उग पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, और कोई पेड़ झाड़ी वगैरह यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, और यह इस देश के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना भाग पे फैला हुआ है, जो टुंड्रा है। तो टुंड्रा जो है कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग 1/4 भाग में फैला है, यानी 25% भाग पे जो है टुंड्रा प्रजाति की जो है वनस्पति क्षेत्र है। फिर टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में क्या मिलेंगे हमको, कोनीफेरस यानी कि शंकुधारी वन या फिर कोणधारी वन की विस्तृत पेटी, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हैं। इस पेटी को क्या बोलेंगे, टैगा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या नाम दिया जाता है, टैगा कहते हैं। और यह कनाडा के कुल क्षेत्रफल के 40% पे, तो बहुत बड़े हिस्से पे जो है ये फैला हुआ है, तो 40% भाग को घेरे हुए है। और टैगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या मिलेंगे हमको, पॉपुलर जाति के वृक्षों की प्रधानता है। तो एक जाति है, प्रजाति है ये वृक्ष की, जिसका नाम क्या है, पॉपुलर। ठीक है, प्रेरी की जो घास भूमियां हैं वो सुपीरियर झील से लेकर के रॉकी पर्वत की गिरिपद यानी फुट हिल। गिरिपद क्या होता है, फुट हिल, मान लो कोई पर्वत है ये। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, गिरिपद यानी कि फुट हिल, पहाड़ियों तक फैली हुई है। इन घास भूमियों के अधिकतर क्षेत्र में खेती की जाने लगी है। तो आपको पता है प्रेरी जो है वहाँ पे मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है, गेहूं की। चलिए आगे देख लेते हैं, संसाधन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। तो आज कनाडा जो है संसार का एक बहुत ही विकसित और समृद्ध देश है। यहाँ पे कृषि हो गया, लकड़ी काटना, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हैं तो लकड़ी काटने का व्यवसाय भी होता है। खनन यानी कि यहाँ पे धातुएं वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं तो माइनिंग होती है। मछली पकड़ना, क्योंकि तटीय क्षेत्र बहुत लंबा है, इसका काफ़ी लंबा विस्तृत तटीय क्षेत्र है। एक साइड में क्या मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर पश्चिम में हो गया, और पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा है। तो मछली पकड़ने का कार्य होता है, तथा निर्माण उद्योग हो गया। इस देश की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं।
फिर कनाडा जो है निर्यात के लिए अनेक वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। इनमें क्या किसका किसका करता है, मशीनें हो गई, परिवहन उपकरण हो गए, ठीक है, कागज हो गया आदि प्रमुख हैं। तो कागज तो यहाँ पे मिलेगा मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और कौन से पेड़ हैं, मुलायम लकड़ी के पेड़ हैं जो कि कागज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कृषि किस चीज़ की जाती है। तो कनाडा के कुल क्षेत्रफल का केवल जो है 7% यानी कि 7% भाग पर ही कृषि के योग्य है, क्योंकि बाकी जगह क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। 25% पे तो क्या केवल टुंड्रा वनस्पति है, यानी कि वहाँ पे तो हमेशा बर्फ जमी रहती है। फिर 40% भाग पे क्या आपका टैगा वन है, ठीक है, यानी कि जो कोड़धारी वन होते हैं, कोनिफेरस ट्री होते हैं, वो फैले हुए हैं। तो बहुत ही कम हिस्से पे क्या बचती है, कृषि के लिए भूमि है, जो कि प्रेरी के मैदान कहलाते हैं। और कनाडा की जो लगभग 80% कृषि जो है भूमि प्रेरी प्रदेश में है। और गेहूं यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। तो यहाँ पे कौन सी गेहूं फसल उगाई जाती है, तो गेहूं जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे उगाया जाता है। कहाँ, प्रेरी के मैदानों में। कनाडा जो है संसार में गेहूं का एक अग्रणी निर्यातक देश है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत कम है, तो इतना ज़्यादा गेहूं या फिर खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो वो क्या कर देते हैं, उसका वो निर्यात कर देते हैं जो बचा हुआ होता है। इसके अलावा जो है जौ हो गया, जई हो गया, राई हो गया, तोरिया, तोरिया मतलब काली सरसों, कनाडा की क्या है अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। खेती के अधिकतर काम जो है किससे लिए जाते हैं, तो काफ़ी उन्नत देश है ये, तकनीकी के विकास में काफ़ी आगे रहा है, जनसंख्या भी कम है, तो मशीनों के द्वारा जो है यहाँ पे खेती की जाती है। फिर नोवा स्कोशिया में सेब के बड़े बड़े बाग हैं। तो वहाँ पे एक जगह का नाम है नोवा स्कोशिया, वहाँ पे क्या है, सेब के बड़े बड़े बागान हैं, यानी कि वहाँ पे सेब की खेती की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रेरी क्षेत्र जो है आपका, तो प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में, यानी जहाँ पे वर्षा कम होती है, तो प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में जो है विशेष रूप से कहाँ कम होगी, रॉकी पर्वतों की ओर, ठीक है। जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि तट से हम दूर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अटलांटिक महासागर के तट से दूर जाते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, पशुपालन होगा, जाहिर सी बात है, खेती तो हो नहीं सकती वहाँ पर, तो पशुओं का पालन करेंगे। तो वहाँ पे पशुपालन क्या है, एक प्रमुख व्यवसाय है। कनाडा में जो है मांस का भी काफ़ी उत्पादन होता है। अब पशु पाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मांस का उत्पादन भी होगा, डेयरी उत्पादन भी होगा। फिर घरेलू मांग को पूरा करने के बाद यह निर्यात के लिए भी बच जाता है। सेंट लॉरेंस नदी की घाटी तथा ग्रेट लेक्स के आसपास, यानी जो 5 झीलें हैं बड़ी, ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स, के आसपास के क्षेत्रों में क्या है, दुधारू पशु पाले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दुधारू पशु वहाँ पाले जाएंगे जहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए और आर्द्र होनी चाहिए, ठीक है। शीत और आर्द्र जलवायु में ही जो पशुओं का पालन किया जाएगा। कौन से पशु, जो दूध देने वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं वन व्यवसाय के, देख लेते हैं कि वनों का कैसे किस प्रकार से व्यवसाय किया जाता है। तो कनाडा के बहुत बड़े भाग पर क्या शंकुधारी वन जो है पाए जाते हैं, कोनिफेरस, ठीक है। यह देश 1 शताब्दी से भी पहले से वनों के उत्पादों का निर्यात कर रहा है। लुगदी और कागज, ठीक है, तो लुगदी हो गया और कागज इन वनों के क्या है, महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। संसार में अखबारी कागज के कुल उत्पादन का जो है लगभग 1/3 यानी कि 33% भाग कनाडा से ही प्राप्त होता है। लकड़ी काटना जो है कनाडा के लोगों का क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों क्या, जो यानी कि यहाँ पे लकड़ी काटने का जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लंबर जैक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लंबर जैक कौन होता है। तो जो कनाडा में जो लोग पेड़ को काटते हैं, छांटते हैं पेड़ों को, उनको क्या बोलते हैं, लंबर जैक कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है आगे कि लंबर जैक जो है पेड़ों को काट कर गिराते हैं,
काट छाट कर उनके लट्ठे बनाते हैं। ठीक है, लट्ठों को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के उद्देश्य से बर्फ की नदी की सतह पर डाल देते हैं। यानी कि जो नदी होती है तो ठंड के समय में वो जम जाती है, बर्फ बन जाती है, तो उसी की सतह पर डाल देते हैं। फिर क्या होगा, जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघलने पर लकड़ी के जो लट्ठे बहकर जो है गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जहाँ तक उनको पहुँचाना होता है तो नदी के माध्यम से उसका जो है परिवहन कर लेते हैं। फिर लंबरजैक जो होते हैं सर्दियों में लंबर कैंपों में लकड़ी के लट्ठों से बनी हुई झोपड़ियों में रहते हैं। वे पूरी तरह से बढ़े हुए पेड़ों को ही काटते हैं और नदियों में डाल के उनको जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो पूरा वैज्ञानिक ढंग से जो है पेड़ों को काटा जाता है। जो बड़े पेड़ हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, उनको जो काट करके उनको लट्ठा बनाकर जो है नदी में जो है बहा देते हैं। और इसके लिए जो है एक विशेष तरीका होता है। ठीक है, हजारों लट्ठों को क्या करते हैं एक साथ बांध कर एक बड़ा सा बेड़ा बनाया जाता है। फिर क्या है इसे नदियों में बहा दिया जाता है और ये बहकर नदी के किनारे बने कागज के जो कारखाने हैं, इंडस्ट्री है मतलब, वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ क्या है इनसे जो है लुगदी, कागज और अन्य उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखा कि जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा जो है कनाडा में लकड़ी काटने के तरीके में क्या निरंतर बदलाव आते रहे हैं। पहले हाथ के आरों से लकड़ी काटी जाती थी, लेकिन अब क्या है जो शक्ति चालित आरे मशीन होते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड जो मशीनें होती हैं, आरओ का क्या क्या इस्तेमाल किया जाने लगा है। आजकल लट्ठों को चढ़ाने, उतारने और ढोने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, जेसीबी मशीन टाइप की हो गए। ठीक है, तो उनको जो लट्ठे उठाने और लादने वाली मशीनों का उपयोग होने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो मशीनें नहीं बनी हैं, तो उससे जो है उन मशीनों का इस्तेमाल करके जो है काम को आसान किया जाने लगा है। फिर मशीनीकरण और वैज्ञानिक विधियों के उपयोग से जो है मानव श्रम क्या हो गया, बहुत घट गया है। यानी कि अब ज़्यादा मानव श्रम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अब केवल मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। चलिए अब हम देख लेते हैं वन संसाधन के बाद देखते हैं मत्स्यन को देख लेते हैं, यानी मछली कैसे पकड़ी जाती है इस क्षेत्र में। तो कनाडा में क्या है अनेक लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। कनाडा के जो पूर्वी तट में जो है मछली पकड़ने का काम सबसे अधिक होता है। यहाँ पे क्या न्यू फाउंडलैंड जो एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड जो जगह है वहीं पे तो जो है लेब्राडोर जलधारा और इधर से जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है दोनों मिलती हैं और मछली के मतलब जो उत्पादन के लिए या फिर मछलियों के लिए एक आदर्श जगह उपलब्ध करती हैं। तो वो जगह कौन सी है, न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है, तो न्यू फाउंडलैंड जो है मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। संसार में मछली के उत्पादन और उसके निर्यात में जो है कनाडा का एक क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कनाडा जो प्रतिवर्ष 1,40,00,000 इतना मछली पकड़ी जाती है। ये हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मेन हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो है मछली उत्पादन का काफ़ी कार्य किया जाता है, क्योंकि बहुत ही लंबी तट रेखा है यहाँ पर, तो जो है मछली उत्पादन का काम इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है मैप में, जो है कनाडा के मैप में दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे गेहूँ होता है, कहाँ पर जौ का उत्पादन होता है। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं आप हैं एक बार। और यहाँ पे जो मछली का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है वो क्या किस लिए किया जाता है, निर्यात करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है और मछली बहुत अधिक होती हैं, जिससे क्या होता है ये निर्यात कर देते हैं अपने उत्पाद का। अब हम देख लेते हैं खनन, यानी कि यहाँ पे इस क्षेत्र में कनाडा में किस तरह की माइनिंग होती, किन किन चीज़ों की माइनिंग होती, कौन कौन सी धातुएँ जो हैं। तो जाहिर सी बात जो धातुएं यहाँ मिलेंगी उसी की माइनिंग करेंगे। और आपको पता है कनाडा शील्ड जो है वो धातुओं से क्या है संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, तो खनन जो है कनाडा का क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि यहाँ पे खनन है इसलिए महत्वपूर्ण उद्योग है ये। फिर यहाँ अनेक महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे एस्बेस्टस हो गया, निकल हो गया, पोटास हो गया, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है यहाँ। और फिर मॉलिब्डेनम हो गया, चांदी है, जिप्सम है, गंधक है, तांबा, टिटेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, सोना, लौह अयस्क, जो भी आपको नाम याद आए धातु का वो सारा यहाँ पाया जाता है। कनाडा में क्या है पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं यहाँ के। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है। ठीक है, तो एस्बेस्टस का इस्तेमाल क्या होता है, ये क्या है
अग्निरोधक वस्तुओं को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें आग नहीं लगती है। ठीक है, तो एस्बेस्टस का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है, ठीक है, रेशा होता है इसमें है, और इससे जो है अग्निरोधक वस्तुएं बनाई जाती हैं जो आग ना लगे जिन सामानों में, जिन कपड़ों में या फिर जिन वस्तुओं में, तो ये फायर रेजिस्टेंस होती हैं। फिर यूरेनियम का उपयोग आपको पता ही होगा, ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। आपको पता है यूरेनियम का उत्पादन, यूरेनियम का उपयोग जो है न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है यूरेनियम का। फिर कनाडा में जो लौह अयस्क के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ मिलते हैं, तो लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लोहे के जो है अयस्क का क्या है निक्षेप पाया है बहुत ही बड़ी मात्रा में। तो लेब्राडोर और क्यूबेक जो है सीमा है, यहाँ पर क्या है लौह अयस्क। कनाडा जो है संसार का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक देशों में से एक है। यह अपने उत्पादन का लगभग 80% भाग क्या कर देता है, निर्यात कर देता है, क्योंकि उसकी खुद की ज़रूरत बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए जो है वो अधिकतर जो सामान है, उत्पाद है, उसका क्या करेगा, निर्यात करेगा। खनिज ईंधनों में जो है कनाडा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस के उत्पादन करता है। कनाडा का जो अधिकतर जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है, तो अल्बर्टा से निकाला जाता है, यानी कि अल्बर्टा एक जगह है, स्थान है। तो यहाँ देखिए अल्बर्टा किस लिए प्रसिद्ध है, तो कभी भी पूछा जाए अगर आपसे कि अल्बर्टा जो कनाडा में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है यहाँ से, यानी कि इनका अल्बर्टा से पेट्रोलियम निकलता है और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है, और यहाँ इसके कुल उत्पादन का जो है 90% भाग प्राप्त होता है। सोचिए जितना भी पाया जाता है अल्बर्टा में ही अकेले 90% भाग यहाँ पे पाया जाता है, तो बहुत ही बड़ा स्रोत है ये पेट्रोलियम वगैरह का। यहाँ में मैप में दिखाया गया है कि कहाँ पे कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं ऐसे मोटा मोटा, मुझे कुछ याद करने की जरूरत तो है नहीं इसमें। फिर अब देख लेते हैं कि आगे बोल रहा है कोयला हो गया प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों के कई क्षेत्रों से निकाला जाता है। तो कोयले का जो है मुख्य रूप से निक्षेपण कहाँ है, तो प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र हो गया, अटलांटिक महासागर का जो तटीय क्षेत्र हो गया, वहाँ पे मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। कनाडा में जल शक्ति के जो विशाल संसाधन है, क्योंकि पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, इसकी कुल शक्ति का लगभग 70% जो है जल द्वारा विद्युत शक्ति के रूप में पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे जो पावर प्लांट हैं वो मुख्य रूप से कौन से हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से पन बिजली यानी जल विद्युत शक्ति का ही इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर है। और न्याग्रा जलप्रपात जो है संयुक्त राज्य और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये दोनों जो है न्याग्रा जो वाटरफॉल है जलप्रपात है, ये दोनों के बॉर्डर पे है, संयुक्त राज्य यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर ये है न्याग्रा जलप्रपात। फिर जल विद्युत के जो विकास के कारण कनाडा एक अग्रणी औद्योगिक देश बन गया है, क्योंकि किसी भी देश में अगर औद्योगिक क्रांति लानी है, उद्योगों का विकास करना है, तो उसके लिए क्या हमको चाहिए, पावर चाहिए, विद्युत। ठीक है, अब वो जल विद्युत से मिल जाए, कोयले से मिल जाए, तो यहाँ पे कनाडा में किससे मिलती है, जल विद्युत से वो प्राप्त होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं उद्योगों के बारे में। अब यहाँ पे किस तरह के उद्योग हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तकनीकी का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो सभी प्रकार के उद्योग यहाँ मिलते हैं, मशीनें मिलेंगी। ठीक है, जहाज़ों का निर्माण होगा। तो कनाडा के लगभग 1/3 जनसंख्या जो है निर्माण उद्योग पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित है, यानी कि यहाँ के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडस्ट्री लगाई गई है वहाँ पे वो काम करते हैं। परिवहन उपकरण हो गए, लुगदी हो गई, कागज हो गया, मशीनें हो गया, रासायनिक उत्पाद हो गए। ठीक है, पेट्रोलियम परिष्करण यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी होती हैं, तो उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम परिष्करण। परिष्करण मतलब रिफाइनरी। मांस का संसाधन हो गया, अयस्कों का क्या है, प्रगलन। तो प्रगलन का मतलब क्या है, जो अयस्क होता है उसको गर्म करके गला करके धातुओं को अलग करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अयस्कों का प्रगलन। तो यहाँ के क्या है, प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। अधिकतर जो उद्योग है पूरी तरह से यंत्रीकृत है, यानी कि मशीनीकृत हैं, यानी कि मशीनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तथा इनमें भारी मात्रा में पूंजी लगी हुई है, क्योंकि मशीनें हैं तो मशीनों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा ना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगी, यानी पैसे लगे हैं। और ग्रेट लेक्स के आसपास जो हैं
के क्षेत्र में अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। तो ग्रेट लेक्स का जो क्षेत्र है वो क्या है, उद्योगों के स्थापना के लिए एक आदर्श स्थान है। उसका कारण क्या है, वहाँ पे पानी भी अवेलेबल है और वहीं पे है जो विद्युत भी उपलब्ध हो जाती है साथ में, और साथ में क्या वहाँ पे लौह अयस्क के निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो जिसके लिए क्या है, वहाँ पे एक आदर्श स्थिति बन जाती है। प्लस यहाँ पर ही जो मुख्य रूप से जनसंख्या का भी निवास है। फिर ओंटारियो में क्या है, मोटर गाड़ी, ठीक है। तो ओंटारियो जगह का नाम है, ओंटारियो जो झील है उसी के आसपास ओंटारियो में जो है मोटर गाड़ी हो गया, बिजली के उपकरण तथा लौह इस्पात जैसे उद्योगों का क्या है, भारी जमाव हो गया है। इस तरह के यानी कि उद्योगों का क्या हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। क्यूबेक प्रांत जो है उद्योगों के विकास में दूसरे स्थान पर है। तो अगला जो मुख्य प्रांत है कौन सा है, स्टेट है क्यूबेक। यहाँ जो है जल शक्ति के उत्तम संसाधन हैं क्यूबेक प्रांत में, और इन्हीं के कारण यहाँ लुगदी, कागज तथा एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों का क्या विकास हुआ है, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो गया, कागज उद्योग हो गया, लुगदी उद्योग हो गया, तो इसी क्यूबेक प्रांत में वो फैले हुए हैं। फिर टोरंटो जो है, टोरंटो और मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो टोरंटो और मॉन्ट्रियल जो है प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा इन्वायरमेंट साइंस में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन के संबंध में आयोजित किया गया था। तो मॉन्ट्रियल कहाँ है, वो कनाडा में ही है। संसार में क्या है, अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का क्या है, पहला स्थान है। यह उद्योग जो है दक्षिणी कनाडा में पाए जाने वाले शंकुधारी वनों की मुलायम लकड़ी पर आधारित हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो मुलायम लकड़ी होती है वो कागज उद्योग के लिए सबसे अच्छी होती है। फिर देखिए, धातुओं को पिघलाना और उन्हें साफ करना कनाडा का क्या है, एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में क्या है, जस्ता है, निकल है, यूरेनियम है, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम जैसी धातुओं को इनके अयस्क से अलग किया जाता है। तो अयस्क में क्या होता है, बहुत सी धातुएं आपस में मिली हुई होती हैं, तो उनको गला करके पिघला करके अलग अलग करने को ही बोलते हैं प्रगलन। फिर धातुओं को क्या है, उनके अयस्क से अलग करने वाली क्रिया को प्रगलन कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर कनाडा में क्या बॉक्साइट नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट की क्या है, इसमें कनाडा में कमी है, ठीक है। यह अपने एल्युमिनियम कारखानों के लिए बॉक्साइट जमैका जो अफ्रीका में है और गुआना से आयात करता है। तो कभी भी पूछा जाए अगर आपसे कि कनाडा जो है किस अयस्क में जो है आत्मनिर्भर नहीं है, तो बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट का इस्तेमाल किस में होता है, तो एल्युमिनियम को बनाने में, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा, बॉक्साइट। तो ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का एक अयस्क है, जो कि कनाडा में नहीं है। अपने यहाँ की सस्ती जल विद्युत की सहायता से यह निर्यात के लिए एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। तो पहले क्या करेगा, जमैका हो गया, गुआना से लेके आएगा बॉक्साइट को, फिर यहाँ पे उसको बनाएगा, एल्युमिनियम में बनाएगा, एल्युमिनियम में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके बाद एल्युमिनियम बना करके फिर उन्हीं देशों को जो है क्या निर्यात कर देगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जनसंख्या की बात है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा क्या है, भारत से जो है 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है, 3 गुना बड़ा है। लेकिन इसकी कुल जनसंख्या केवल 2 करोड़ 60 लाख ही है, यानी लगभग 3 करोड़ अभी होगी शायद। इसका हमें याद नहीं रखना है कि कितनी जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है कहने का मतलब। तो कनाडा में जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो कनाडा में है, ठीक है। केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। यहाँ जनसंख्या का वितरण जो है बहुत ही असमान है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में ही मुख्य रूप से जनसंख्या संकेंद्रित है। कहाँ, तो देश की लगभग 80% जनसंख्या कहाँ रहती है, दक्षिणी सीमा के पास, ठीक है। साथ साथ फैली 300 किलोमीटर से भी कम चौड़ी पट्टी में रहती है। तो ये ध्यान रखना, जो कनाडा की जो दक्षिणी सीमा है उसी के साथ साथ जो है मुख्य रूप से 80% जनसंख्या वो रहती है 300 किलोमीटर से भी कम चौड़ी पट्टी में, ठीक है। शेष भाग में क्या अत्यधिक ठंड है और हिम यानी बर्फ की वजह से जनसंख्या बहुत ही विरल है, यानी बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बहुत ही वहाँ की जलवायु कितनी बहुत ही कठोर है, तो वहाँ पे हर कोई वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है।
इसलिए वहाँ पे कोई नहीं रहता है। फिर कनाडा की तो 3/4 से भी अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर नगरों में रहते हैं, यानी 3/4 से अधिक यानी 75% से भी अधिक लोग जो हैं नगरों में रहते हैं। कनाडा में जो है नगरीकरण का स्तर जो है संसार के औसत स्तर से बहुत अधिक है। तो संसार का अगर हम विश्व के औसत स्तर की बात करते हैं कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 51% से अधिक है, यानी 51% हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है, तो 75% से भी अधिक लोग जो है नगरों में रहते हैं। फिर टोरंटो हो गया, कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। तो ध्यान रखिएगा, टोरंटो कहाँ है, कनाडा में है और सबसे बड़ा नगर है कनाडा का। फिर यह ग्रेट लेक्स पर स्थित सबसे अधिक व्यस्त पत्तनों में से एक है, यानी ये बंदरगाह है। जो टोरंटो है वो क्या है, एक बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर जो है अन्य प्रमुख नगर हैं। और कनाडा की राजधानी की अगर बात करते हैं तो कौन है, ओटावा। तो ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है कि सुमेलित कीजिए, देश दे रखा होगा एक साइड में, दूसरी साइड में क्या दे रखा होगा, राजधानी दे रखी होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि कनाडा की राजधानी कौन सी है, ओटावा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब परिवहन की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो परिवहन, तो इस देश में क्या होगा, परिवहन की तो अच्छी व्यवस्था होगी क्योंकि काफ़ी विकसित देश है। तो कनाडा की अर्थव्यवस्था में जो रेल मार्ग हो गए, सड़कों का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कनाडा के जो विशाल आकार और इसकी दुर्गम स्थलाकृति के कारण रेल मार्गों और सड़कों का निर्माण क्या है, महंगा है पर अनिवार्य है, जरूरी भी तो है। जाना है किसी स्थान पर तो या तो रेल से जाओगे या फिर सड़क से जाओगे। और यहाँ का मौसम इतना ख़राब रहता है तो वायुयान से यानी कि एरोप्लेन से जाना तो संभव नहीं हर जगह, ठीक है। रेल मार्गों के बनने के बाद ही प्रेरी प्रदेश में जो है बड़े पैमाने पर खेती संभव हो सकी है। यानी जब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी तभी तो किसी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। और लोगों ने आकर यहाँ बसना शुरू किया है। आजकल रेल मार्गों का उपयोग जो है भारी भरकम सामान को अधिक दूरी तक ले जाने में हो रहा है। कनाडा में 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। तो आपको पता है महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको कहते हैं, जो महाद्वीप के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फैले होते हैं उसको बोलते हैं क्या, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या फिर राजमार्ग, कुछ भी हो सकता है। फिर इनमें से एक रेल मार्ग कौन सा है, कनाडियन पैसिफिक रेलवे, ठीक है। तो एक उसका नाम है, एक रेल मार्ग का कनाडियन पैसिफिक रेलवे है, जो न्यू ब्रंसविक के सेंट जोन्स नामक यानी सेंट जोन्स नामक नगर से लेकर के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तक जो है जाता है। तो समझ गए होंगे। फिर दूसरा जो रेल मार्ग है वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये नोवा स्कोशिया, जो नोवा स्कोशिया इस क्षेत्र का जो एक प्रमुख स्थान है इसका, नोवा स्कोशिया का। तो नोवा स्कोशिया के हैलीफैक्स, तो वहाँ पे जगह है, हैलीफैक्स नगर का नाम है, और नोवा स्कोशिया क्या है, राज्य होगा। तो नोवा स्कोशिया के हैलीफैक्स नगर से ब्रिटिश कोलंबिया के जो है प्रिंस रूपर्ट नगर को जोड़ता है, ठीक है। तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसे बता दिया गया आपको मोटा मोटा। फिर छोटी छोटी दूरियों के लिए जो है, अगर आपको छोटी दूरी में जाना है तो उसके लिए जो है सड़क परिवहन जो है दिनों दिन क्या हुआ, लोकप्रिय होता जा रहा है। ट्रांस कनाडा हाईवे जो है लगभग 9600 किलोमीटर लंबा है। यह दोनों महासागरों के तट को जोड़ता है, यानी अटलांटिक महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर को। फिर सेंट लॉरेंस की निम्न भूमियों तथा ग्रेट लेक्स के औद्योगिक क्षेत्रों में महामार्गों का क्या है, घना जाल है। महामार्ग मतलब जो एक्सप्रेस हाईवे होते हैं। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की कुछ नहरें जो हैं बनाकर जोड़ दिया गया है, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है। जो ग्रेट लेक्स हैं और सेंट लॉरेंस नदी है, इनको क्या है आपस में जो है नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है। इन नहरों का जो निर्माण है संयुक्त राज्य और कनाडा ने मिलकर किया था, दोनों ने मिल के काम किया है। ये बहुत अच्छे अंतःस्थलीय जलमार्ग हैं। इसका यहाँ के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि अगर परिवहन की एक अच्छी व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो है आर्थिक विकास तेजी से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लेकिन आजकल महासागर में चलने वाले जहाज़ों को जो है नदी मार्ग द्वारा देश के भीतरी भागों तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नदी और झीलों को जोड़ने वाली नहरों में बने
लॉक्स अब बड़े बड़े तेल वाहक जहाज़ों के लिए छोटे पड़ने लगे हैं। क्योंकि पहले समय में क्या था, जब ये बनाई गई थी नहरें, तो उस समय क्या था कि जहाज़ का आकार छोटा होता था। लेकिन समय के साथ क्या है, तकनीकी का विकास हुआ और बहुत बड़े बड़े जहाज़ बनने लगे हैं। तो अब ऐसे में क्या है, जो नहरें हैं वो छोटी पड़ने लगी हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे क्या होती है, परिवहन में समस्या आ रही है। फिर इनके अलावा वह नदी मार्ग जो है शीत ऋतु में 3 महीनों तक बर्फ से जमा रहता है। और साथ में क्या है, जो ठंडी का समय आता है तो ये जो नदी मार्ग है वो पूरा क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, फिर इसका चुंगी कर भी अधिक है, यानी जो इस पर टैक्स लगता है, जो जलयान वगैरह हैं इनको आने जाने के लिए टैक्स भरना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक समस्या है। फिर अंतःस्थलीय जलमार्ग जो है मुख्यतः जो कहाँ पे होगा, जो ग्रेट लेक्स का जो एरिया हो गया, ठीक है, ग्रेट लेक्स हो गया और सेंट लॉरेंस नदी हो गई, और उत्तर में कौन सी है, मैकेंजी नदी तक ही सीमित है। यानी इन्हीं से ही मुख्य रूप से जो है अंतः स्थलीय जो है जलमार्ग जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फिर कनाडा के सभी प्रमुख नगर जो है वायु मार्गों से जुड़े हुए हैं। कनाडा के उत्तरी भागों में वायुयान जो है भूमि पर उतरने के लिए प्रायः झीलों और नदियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पे उतरना आसान होता है। जमीन पे उतरने की अपेक्षा जो है झील में और नदी में जो है जो एयरप्लेन होते हैं उनको उतारना आसान होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं ये। इस क्षेत्र में जो अनेक नदियां और झीलें हैं, जो शीत ऋतु में क्या है, वायुयान उतरने के लिए पहाड़ियों के स्थान पर बर्फ फिसलने वाली तख्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पहिए की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे बर्फ फिसलने वाले जो होते हैं स्की, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे वायुयानों को क्या बोलते हैं, स्की वायुयान कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है पहिए नहीं लगा करके वो बर्फ पे फिसलने वाली स्की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्कीइंग करते, तो वही उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये प्लेन को नहीं देखा है तो गूगल में जाइए, देखिए जाके डाल के स्की वायुयान, तो वहाँ पे आ जाएगा कि कैसे स्की वायुयान होते हैं। वहाँ पहिए के स्थान पे कुछ और होता है, ठीक है, जो बर्फ पे फिसलते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु में क्या है, वायुयान जो है झीलों, खाड़ियों और नदियों के जल में उतरते हैं। तो ठंडी के समय क्या होता है, बर्फ के रूप में हो जाती है। ठीक है, तो बर्फ की लेयर बन जाती है, उसके ऊपर उतरते हैं स्की के रूप में। ठीक है, और जब पानी पिघल जाता है, बर्फ यानी पिघल जाता है सॉरी, तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो वो क्या करते हैं, जल में तैरते हैं, मतलब ये जो प्लेन होते हैं तो इस टाइप से बनाए जाते हैं वो। इस समय इनमें पहियों की जगह पानी में तैरने वाले क्या होते हैं, उपकरण लगे होते हैं जो वायुयान को पानी में तैराते हैं। तो ये रहा आपका कनाडा पूरा। तो आपने पूरा टहल लिया है कनाडा को, देख लिया कि कनाडा में कैसे क्या होता है, किस टाइप का माहौल है वहाँ पर, जलवायु कैसी है, वहाँ की भूमि संसाधन क्या क्या है, साथ में वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये भी सब देख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे वही है, एनसीईआरटी में लास्ट में भी कुछ टर्मोलॉजी दे रखी है। तो पहला दे रखा है बर्फानी तूफान क्या होता है। तो बर्फानी तूफान नाम से स्पष्ट है, ऐसा तूफान जिसमें बर्फ हो। तो वही लिखा हुआ, बहुत तेज और अत्यंत ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होता है। ठीक है, और जो विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्र में चलती हैं। फिर यहाँ पे देखा टैगा, तो टैगा क्या होते हैं, शंकु के आकार के और सदा हरित वृक्षों वाले शंकुधारी वन को क्या बोलते हैं, टैगा वन। फिर लकड़ी काटना या लंबरिंग, तो लंबरिंग क्या होता है, हमने पहले बता दिया, वनों में की जाने वाली क्रियाओं जैसे वृक्षों को काट कर गिराना, लट्ठे बनाना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आदि को सामूहिक रूप से जो है लंबरिंग कहते हैं। तो ये देख लिया हमने पूरा इसमें। तो ये रहा आपका आज चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा, उसको निहारिएगा कनाडा को, उसकी सीमाओं को देखिए कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी इसके बारे में, कनाडा के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इससे पहले के वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा ओल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे सारे आपको इससे पहले के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।